हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर्यन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा जालक ऊर्जा के बारे में, लेटिस एनर्जी के बारे में। अब ये जालक ऊर्जा क्या होती है, लेटिस एनर्जी क्या होती है, आज के इस लेक्चर में मैं इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जालक ऊर्जा, लेटिस एनर्जी किन के अंदर मिलती है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, जालक ऊर्जा आयनिक कंपाउंडों में मिलती है। ठीक है ना। आयनिक यौगिकों के अंदर जालक ऊर्जा अर्थात लेटिस एनर्जी मिलती है। जैसे कि मैं आयनिक यौगिकों के बनने की बात करता हूं कि आपके आयनिक यौगिक का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब आप लोगों का आयनिक यौगिक बन रहा है। तो आयनिक यौगिक के बनने पर जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी बाहर निकलती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा। या मैं उल्टा भी बोल सकता हूं कि किसी भी आयनिक यौगिक को तोड़ने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है, उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा अर्थात लेटिस एनर्जी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर से मेरी स्टेटमेंट को समझना। देखो भैया, जब भी जालक ऊर्जा शब्द कहीं पर सुनने को मिल जाए तो समझ जाना आयनिक यौगिकों की बात होने वाली है, क्योंकि आयनिक यौगिकों के बनने पर या आयनिक यौगिकों को तोड़ने पर जो ऊर्जा रिलीज होती है, जो एनर्जी बाहर निकलती है, उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा अर्थात लेटिस एनर्जी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। जैसे कि मैं कोई कॉमन एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे NaCl का ले लेता हूं। आप लोगों को पता है NaCl आयनिक यौगिक होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। अगर मैं NaCl का फॉर्मेशन करूं, अगर मैं NaCl को बनाऊं, तो मेरे NaCl के बनाने पर ऊर्जा बाहर निकलेगी। अगर ऊर्जा बाहर निकली है तो उस ऊर्जा को मैं क्या बोल रहा हूं, जालक ऊर्जा लेटिस एनर्जी। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कोई NaCl का आयनिक सॉलिड है, ठीक है ना, कोई भी NaCl का आयनिक सॉलिड है, अगर मैं उसको तोड़ना चाहता हूं तब भी मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उस एनर्जी को मैं क्या बोल रहा हूं, जालक ऊर्जा अर्थात लेटिस एनर्जी। तो सौभातन की एक बात ये बोल सकता हूं मैं कि किसी भी आयनिक यौगिक के बनने पर जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा अर्थात लेटिस एनर्जी। या फिर किसी भी आयनिक यौगिक को तोड़ने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उस ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा अर्थात लेटिस एनर्जी। तो सिस्टमेटिक तरीका से मैं इसकी डेफिनेशन ऐसा बोल सकता हूं कि एक मोल गैसीय आयनों के निर्माण के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है, उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा। या ऐसा बोल सकता हूं, एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल को पृथक पृथक या सेपरेट करने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत होती है, उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा अर्थात लेटिस एनर्जी। इसका एक एग्जाम्पल लेकर अभी मैं इसको आप लोगों के लिए समझा देता हूं। आप तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना कि कहीं पर भी अगर जालक ऊर्जा, लेटिस एनर्जी शब्द सुनने को मिल जाए तो समझ जाना आयनिक यौगिकों की बात होने वाली है। क्योंकि आयनिक यौगिक के बनने पर या आयनिक यौगिकों को तोड़ने पर ऊर्जा बाहर निकलती है, और उस ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा लेटिस एनर्जी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। चाहे आप लोग आयनिक यौगिकों को बना लो या फिर आयनिक यौगिकों को तोड़ लो, दोनों ही जगह ऊर्जा की, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और इस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा अर्थात लेटिस एनर्जी। आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, उस एग्जाम्पल से और इसकी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। तो देख लो भैया, आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, माना कि ये कोई भी आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, ये कोई भी आयनिक कंपाउंड है। ये MX लिख दिया। M का मतलब क्या होता है, मेटल, और X का मतलब क्या होता है, हेलोजन। क्योंकि आप लोगों को पता, मैंने शुरू के लेक्चर में बता दिया, आयनिक यौगिक का निर्माण किससे होता है, जिनमें एक तो कौन होती है, धातु होती है, और एक कौन होती है, अधातु। तो ये तो कौन हो गई, धातु हो गई, ये अधातु हो गई, मतलब ये तो मेटल हो गई, और ये कौन हो गई, नॉन मेटल। ठीक है ना। और इसके नीचे लिख देता हूं, एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल, एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल, एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल, ठीक है ना, एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल, एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल, ठीक है ना। ये किस में टूट गया, ये किस में टूट गया, M प्लस X माइनस में टूट गया, M प्लस X माइनस में। यहां पर लिख देता हूं, एक एक मोल गैसीय आयन, एक एक मोल गैसीय आयन, एक एक मोल गैसीय आयन, ठीक है ना। और यहां पर ऊर्जा बाहर निकलेगी, अर्थात U0 बाहर निकलेगी। इस U0 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जालक ऊर्जा। अर्थात जालक ऊर्जा को हम किससे शो कर रहे हैं, U0 से शो कर रहे हैं। ये लेटिस एनर्जी को हम किससे शो कर रहे हैं, U0 से शो कर रहे हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। देखो भैया, ये कोई भी एक आयनिक क्रिस्टल है, ठीक है ना, ठोस आयनिक क्रिस्टल है। ये ठोस आयनिक क्रिस्टल किस में टूट गया, M प्लस और X माइनस, मतलब एक एक मोल गैसीय आयन में टूट गया, ठीक है ना। एक एक मोल कौन से आयन में टूट गया, गैसीय आयनों में टूट गया, ठीक है ना। ये कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। ये सॉलिड स्टेट में और ये
एक एक मोल गैसीय आयनों में टूट गया तो इनके टूटने पर जो ऊर्जा बाहर निकली है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, चालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी, जिसको मैं किससे शो कर रहा हूं, यू नॉट से शो कर रहा हूं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक काम करता हूं, इस प्रोसेस को मैं उल्टा कर देता हूं। भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि m प्लस x माइनस ये आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, mx का फॉर्मेशन कर सकते हैं, अर्थात आयनिक यौगिक का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसको सॉलिड स्टेट में लिख देता हूं, तब भी आपको पता है ऊर्जा बाहर निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी, और इस एनर्जी को भी अब हम क्या बोलेंगे, चालक ऊर्जा अर्थात लैटिस एनर्जी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं एक एक मोल गैसीय आयन, एक एक मोल गैसीय आयन, एक एक मोल गैसीय आयन, ठीक है ना। इधर देखो भैया, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं चालक ऊर्जा क्या होती है, लैटिस एनर्जी क्या होती है। देखो सुनो, ये आप लोगों का एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल है, ठीक है ना। ये कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में, अर्थात सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। तो इसको सेपरेट करने के लिए, अर्थात इसको आयन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। यहां पर ऊर्जा बाहर निकलती है, जो ऊर्जा आप लोगों की बाहर निकलती है उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी अर्थात चालक ऊर्जा बोलते हैं। मतलब ये एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल है, इसको आपने आयनों में वियोजित कर दिया, अर्थात तोड़ दिया, m प्लस x माइनस, ये एक एक मोल गैसीय आयन मिल गया, ठीक है ना। तो इस दौरान आप लोगों की ऊर्जा बाहर निकलेगी, उस ऊर्जा को ही हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी अर्थात चालक ऊर्जा। तो कंडीशन उल्टी भी तो हो सकती है कि m प्लस और x माइनस मिलकर एक आयनिक यौगिक का निर्माण करेंगी, और उस आयनिक यौगिक के निर्माण में जो ऊर्जा बाहर निकलेगी उस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, चालक ऊर्जा अर्थात लैटिस एनर्जी। तो यहां पर देखो एक एक मोल गैसीय आयन आपस में जुड़ेंगे और आपस में जुड़कर एक आयनिक यौगिक का निर्माण करेंगे, और इस दौरान भी ऊर्जा बाहर निकलेगी, उस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, चालक ऊर्जा अर्थात लैटिस एनर्जी। तो सौभातन की एक बात ये बाहर निकल के आई कि चाहे आप लोग आयनिक यौगिकों को बना लो, चाहे आप लोग आयनिक यौगिकों को तोड़ लो, दोनों ही कंडीशन में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं, चालक ऊर्जा अर्थात लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। तो दोनों डेफिनेशन को मैं इस तरीका से बोल सकता हूं कि एक मोल ठोस, देखो सुनो, एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल के निर्माण के लिए मुक्त हुई ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, चालक ऊर्जा। या ऐसा बोल सकते हैं, एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल को पृथक पृथक आयनों में विभक्त करने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उस ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं, चालक ऊर्जा अर्थात लैटिस एनर्जी। अब सवाल ये उठता है कि भाई आयनिक यौगिकों में चालक ऊर्जा क्यों पाई जाती है। भाई बात तो सही है, भाई हम ये बोल रहे कि भाई कभी भी आयनिक यौगिकों की बात हो रही है तो वहां पर चालक ऊर्जा की बात जरूर होगी, लैटिस एनर्जी की बात जरूर होगी। क्यों भाई, चालक ऊर्जा का कनेक्शन आयनिक यौगिकों से क्या होता है। तो देखो इसका मैं आप लोगों के लिए जवाब दे देता हूं। जो आयनिक यौगिक होते हैं उनकी क्रिस्टल चालक संरचना होती है, और क्रिस्टल चालक संरचना की वजह से इनके अंदर चालक ऊर्जा अर्थात लैटिस एनर्जी पाई जाती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर से मेरे स्टेटमेंट समझना भैया, कि जो आप लोगों के आयनिक यौगिक होते हैं उनकी क्रिस्टल चालक संरचना होने की वजह से इनके अंदर चालक ऊर्जा पाई जाती है, अर्थात इनके अंदर लैटिस एनर्जी पाई जाती है। और क्रिस्टल चालक संरचना इनकी इसलिए होती है क्योंकि आप लोगों को पता है कि इनकी स्ट्रक्चर में एक धनायन एक ऋणायन से जुड़ा होता है, मतलब एक कैटायन एक एनायन से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पर कैटायन ले लिया, यहाँ पर एनायन, कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन, ठीक है ना। इस तरीका से इनकी जो एक स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल चालक, ठीक है ना। और इसी क्रिस्टल चालक संरचना होने की वजह से आयनिक यौगिकों में चालक ऊर्जा पाई जाती है, अर्थात लैटिस एनर्जी पाई जाती है। पहले तो ये बात बताओ, ये मेरी बात समझ में आ गई। जैसे कि किसी आयनिक यौगिक का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी आयनिक यौगिक का निर्माण हो रहा है, तो प्रत्येक आयन के जुड़ने पर जो ऊर्जा बाहर निकलेगी उस ऊर्जा को मैं चालक ऊर्जा बोलूंगा। जैसे कि सपोज करो यहां पर मैंने प्लस को किससे जोड़ दिया, माइनस से जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस हो गया। इस दौरान आप लोगों की ऊर्जा बाहर निकलेगी, उस ऊर्जा को मैं क्या बोलूंगा, चालक ऊर्जा लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। अब इसको यहां पर ले आए आप लोग, इसको यहां पर ले आए, और इससे फिर आप लोगों ने किससे जोड़ दिया, इसको। भाई कॉमन सी बात है, यहां पर माइनस है तो यहां पर क्या लाना पड़ेगा, प्लस लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आप लोगों का ये बन गया, ठीक है ना। अब आप लोगों का ये बन गया, और इस दौरान ऊर्जा बाहर निकलेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी, और इस ऊर्जा को ही हम क्या बोले, चालक ऊर्जा अर्थात लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। अगली कंडीशन और ले सकते हो आप लोग, जैसे कि इसको यहां पर ले आप प्लस, और यहां पर लिख दो माइनस, यहां पर क्या लिख दो, प्लस। अब कॉमन सी बात है, इसको जोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, माइनस की जरूरत पड़ रही है, तो यहां पर माइनस लिख दो, फिर वो यहां पर प्लस, ये सब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो प्लस माइनस, और हर कंडीशन में यहां पर जो ऊर्जा बाहर निकलेगी उस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, चालक ऊर्जा अर्थात लैटिस एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक यौगिकों में
प्रत्येक आयन के जुड़ने पर ऊर्जा बाहर निकलती है और उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी। कोई पूछ ले कि आयनिक यौगिकों में जालक ऊर्जा क्यों पाई जाती है, तो आप लोगों का जवाब ये होगा कि भाई आयनिक यौगिकों की क्रिस्टल जालक संरचना होने की वजह से आयनिक यौगिकों में जालक ऊर्जा पाई जाती है, अर्थात लैटिस एनर्जी पाई जाती है। पहले तो ये बात होता, मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, और लास्ट में पूरी सौबातन की एक बात यही निकल के सामने आती है कि चाहे आप लोग आयनिक यौगिकों का निर्माण कर लो तब ऊर्जा बाहर निकलेगी, उस ऊर्जा को हम जालक ऊर्जा बोलते हैं। चाहे आप लोग आयनिक यौगिकों को तोड़ लो, उस कंडीशन में भी ऊर्जा बाहर निकलेगी और उस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी। जैसे कि ये आप लोगों का आयनिक यौगिक है, जब आप लोगों ने इस आयनिक यौगिक को तोड़ा तो ऊर्जा बाहर निकली, इस ऊर्जा को हमने क्या बोला, जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी। केस उल्टा कर दिया, अगर ये आयन आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं तब भी आप लोगों की ऊर्जा बाहर निकलेगी और उस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी। और आयनिक यौगिकों में जालक ऊर्जा इसलिए पाई जाती है क्योंकि आयनिक यौगिकों की क्रिस्टल जालक संरचना होती है। और क्रिस्टल जालक संरचना क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है आयनिक यौगिकों का जो निर्माण होता है, जो फॉर्मेशन होता है, वो किससे होता है, प्लस से और माइनस से, कैटायन से और एनायन से। उसका नाम ही है आयनिक यौगिक, अर्थात आयनों के बीच में जो बंध बनता है उस बंध को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। और जो उनके यौगिक होते हैं, जो उनके कंपाउंड होते हैं, उनको हम आयनिक यौगिक अर्थात आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। पहले तो ये बात बता भैया, जालक ऊर्जा आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये तो जालक ऊर्जा से रिलेटेड आप लोगों का जो भी था मैंने आप लोगों के लिए बताया, डेफिनेशन के साथ उसके एग्जांपल और सब कुछ जालक ऊर्जा से रिलेटेड था, मैंने आप लोगों के लिए बता दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जालक ऊर्जा को हम ज्ञात कैसे करें, ठीक है ना। तो जालक ऊर्जा को ज्ञात करने की विधियों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो कौन कौन सी विधि थी, कौन कौन सी मेथड थी जिससे हम जालक ऊर्जा को ज्ञात करते हैं, अर्थात लैटिस एनर्जी को ज्ञात करते हैं। तो अगली हेडिंग डाल देता हूं, जालक ऊर्जा को ज्ञात करने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जालक ऊर्जा, ठीक है ना। जालक ऊर्जा को ज्ञात करने की विधियां मतलब कौन कौन सी ऐसी मेथड है जिनसे हम जालक ऊर्जा को अर्थात लैटिस एनर्जी को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक ले रहा हूं, जालक ऊर्जा को ज्ञात करने की विधियां, ठीक है ना। जालक ऊर्जा को ज्ञात करने की विधियां, ये तो जालक ऊर्जा समझा दी। अब जालक ऊर्जा को ज्ञात करने की कौन कौन सी मेथड है, कौन कौन सी विधियां हैं, उनको और बता देता हूं भैया मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, जिससे कि ये टॉपिक हम लोगों का क्लियर हो जाए। तो देखो भैया, यहां पर मैं बात करता हूं आप लोगों के लिए अगले टॉपिक के बारे में जिसमें हम जालक ऊर्जा को ज्ञात करेंगे। तो हेडिंग डाल दी, जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा को ज्ञात करने की, जालक ऊर्जा को ज्ञात करने की, जालक ऊर्जा को ज्ञात करने की विधियां, जालक ऊर्जा को ज्ञात करने की विधियां मतलब मेथड। चलो ठीक है। तो देखो भैया, जालक ऊर्जा को ज्ञात करने की दो विधि है, दो मेथड है, जिनमें एक तो आप लोगों की कौन सी है, सैद्धांतिक विधि, ठीक है ना। एक तो आप लोगों की कौन सी है, सैद्धांतिक विधि, ठीक है ना, जिसको थ्योरेटिकल मेथड बोलेंगे, सैद्धांतिक विधि अर्थात थ्योरेटिकल मेथड। और एक आप लोगों की कौन सी है, प्रायोगिक विधि अर्थात तो प्रैक्टिकल मेथड, ठीक है ना। एक तो आप लोगों की कौन सी है, थ्योरेटिकल मेथड, और एक आप लोगों की कौन सी है, प्रैक्टिकल मेथड अर्थात तो प्रायोगिक विधि, ठीक है ना। पहले मैं दोनों के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं, दोनों के बारे में डिस्कशन करने के बाद फिर मैं पहली मेथड बोलूंगा आप लोगों के लिए। देखो भैया, जालक ऊर्जा को ज्ञात करने की जो विधि है वो दो विधि होती हैं, ठीक है ना। जालक ऊर्जा को ज्ञात करने की दो विधि हैं, दो विधि कौन सी है, एक तो आपकी कौन सी है, सैद्धांतिक विधि, और एक आप लोगों की कौन सी है, प्रायोगिक विधि। अर्थात एक तो आपकी थ्योरेटिकल मेथड है और एक आप लोगों की प्रैक्टिकल मेथड है। इन दोनों मेथडों के द्वारा हम जालक ऊर्जा को ज्ञात करते हैं, अर्थात हम लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई सैद्धांतिक विधि में या थ्योरेटिकल मेथड में हम किस चीज का डिस्कशन करेंगे और प्रायोगिक विधि प्रैक्टिकल मेथड में हम किसका डिस्कशन करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, एक बोर्न नाम का साइंटिस्ट आया था, तो बोर्न नाम के साइंटिस्ट ने एक समीकरण दिया था, ठीक है ना। तो बोर्न समीकरण का डिस्कशन या बोर्न इक्वेशन का डिस्कशन तो हम किस में करेंगे, सैद्धांतिक विधि थ्योरेटिकल मेथड में। और बोर्न हेवर चक्र, बोर्न हेवर साइकिल का डिस्कशन हम किस में करेंगे, प्रायोगिक विधि अर्थात प्रैक्टिकल मेथड में। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से बता देता हूं, देखो जालक ऊर्जा को ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक तो आप लोगों की सैद्धांतिक विधि और
और एक आप लोगों की प्रायोगिक विधि है। मतलब एक तो आप लोगों की थ्योरेटिकल मेथड और एक आप लोगों की प्रैक्टिकल मेथड है। थ्योरेटिकल मेथड में हम बोर्न समीकरण की बात करेंगे और प्रायोगिक विधि में हम बोर्न-हेबर्स चक्र की बात करेंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, मैं पहली हेडिंग डाल रहा हूं आप लोगों के लिए सैद्धांतिक विधि अर्थात थ्योरेटिकल मेथड, और इसमें हम किसका डिस्कशन करेंगे? बोर्न समीकरण का, बोर्न इक्वेशन का। तो बोर्न ने कौन सा समीकरण दिया था, कौन सा इक्वेशन दिया था, उसको मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देख लो भैया, यहां पर मैं पहली हेडिंग ले लेता हूं सैद्धांतिक विधि अर्थात थ्योरेटिकल मेथड। सैद्धांतिक विधि अर्थात थ्योरेटिकल मेथड। तो बोर्न नाम के साइंटिस्ट ने कौन सा मेथड दिया था, कौन सा समीकरण दिया था, वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। ठीक है ना? तो सैद्धांतिक विधि के अंदर हम किसका डिस्कशन करेंगे? बोर्न समीकरण का। किसका डिस्कशन करेंगे? बोर्न समीकरण का। ये हो गया आप लोगों का बोर्न समीकरण अर्थात बोर्न इक्वेशन। तो इसमें उसने एक समीकरण को दिया था u नॉट बराबर एन ई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एन ई स्क्वायर जेड स्क्वायर बटे एन ई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन डी नॉट। ठीक है ना? यहाँ पर लिख दो 1 माइनस 1 बटे एन। ठीक है ना? ये समीकरण दिया था बोर्न नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है ना? ये समीकरण किसने दिया था? बोर्न नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है ना? अभी इन सबका मैं मतलब आप लोगों के लिए बता दूंगा। ठीक है ना? इधर देखो भैया, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जालक ऊर्जा को ज्ञात करने की दो विधियां हैं। एक तो आप लोगों की सैद्धांतिक विधि और एक आप लोगों की प्रायोगिक विधि, मतलब प्रैक्टिकल मेथड है। सैद्धांतिक विधि के अंदर हम बोर्न समीकरण की बात करेंगे और प्रायोगिक विधि के अंदर हम बोर्न-हेबर्स चक्र अर्थात बोर्न-हेबर्स साइकिल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे सैद्धांतिक विधि पर। सैद्धांतिक विधि में हम किसका डिस्कशन करेंगे? बोर्न समीकरण का। तो बोर्न नाम के एक साइंटिस्ट था, उसने जालक ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दी थी, एक इक्वेशन दी थी। और उसने समीकरण इक्वेशन क्या दी थी कि भाई यू नॉट, आपको पता है यू नॉट किसको शो कर रहा है? जालक ऊर्जा को। तो यू नॉट बराबर एन ई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन डी नॉट 1 माइनस 1 बटे एन। ये समीकरण दिया था। मतलब इस समीकरण से आप लोग जालक ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हो, लैटिस एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? एक बार फिर से देख लो भैया, सैद्धांतिक विधि में थ्योरेटिकल मेथड में हम डिस्कशन कर रहे हैं बोर्न समीकरण का, बोर्न इक्वेशन का। तो बोर्न समीकरण, बोर्न इक्वेशन आप लोगों का क्या है? u नॉट बराबर एन ई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन डी नॉट 1 माइनस 1 बटे एन। यहां पर u नॉट किसको शो कर रहा है? जालक ऊर्जा को। अब मैं सभी का मतलब बता देता हूं कि यहां पर ये जितनी भी आप लोगों के लिए वैल्यू लिख रखे हैं, ठीक है ना, ये मान लिख रखे हैं, तो ये किसके हैं? ठीक है ना? तो मैं बता देता हूं, यहां पर जो u नॉट है ये किसको शो कर रहा है? जालक ऊर्जा को। भाई कॉमन सी बात है, हमें जालक ऊर्जा लैटिस एनर्जी ज्ञात करनी है। तो u नॉट यहां पर किसको शो कर रहा है? जालक ऊर्जा को, लैटिस एनर्जी को। ये n यहां पर शो कर रहा है आवोगाद्रो संख्या, आवोगाड्रो नंबर। ठीक है ना? n किसको शो कर रहा है? आवोगाद्रो संख्या अर्थात आवोगाड्रो नंबर। और ये a यहां पर शो कर रहा है मेडुलांक स्थिरांक, मेडुलांक कांस्टेंट को शो कर रहा है। ई यहां पर जो ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश को शो कर रहा है, जेड बराबर आयनों पर आवेश को शो कर रहा है, और डी नॉट दो आयनों के मध्य की दूरी को शो कर रहा है, और यहां पर जो एन है ये बोर्न घातांक को शो कर रहा है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? एक बार फिर से बता देता हूं। देखो भैया, इस सैद्धांतिक विधि में थ्योरेटिकल मेथड में हम डिस्कशन कर रहे हैं बोर्न समीकरण का, बोर्न इक्वेशन का। इस बोर्न समीकरण, बोर्न इक्वेशन की सहायता से हम जालक ऊर्जा को कैलकुलेट कर रहे हैं अर्थात लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर उसने समीकरण दिया था जालक ऊर्जा को ज्ञात करने का। तो उसने क्या दिया था? u नॉट बराबर एन ई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन डी नॉट 1 माइनस 1 बटे एन। यहां पर u नॉट जालक ऊर्जा को शो कर रहा है, n आवोगाद्रो संख्या को शो कर रहा है, a मेडुलांक स्थिरांक को, e इलेक्ट्रॉन पर आवेश को, z आयनों पर आवेश को, d नॉट दो आयनों के मध्य की दूरी को शो कर रहा है, और n यहां पर किसको शो कर रहा है? बोर्न घातांक को शो कर रहा है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो ये हो गया जालक ऊर्जा को ज्ञात करने का बोर्न समीकरण, बोर्न इक्वेशन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस ये इक्वेशन ध्यान में रखना है और इन सबका पता होना चाहिए कि यहाँ पर यू नॉट किसको शो कर रहा है? कि भाई जालक ऊर्जा को शो कर रहा है। एन यहाँ पर किसको शो कर रहा है? आवोगाद्रो नंबर को शो कर रहा है। ठीक है ना? ए किसको शो कर रहा है? मेडुलांक स्थिरांक को, मेडुलांक कांस्टेंट को शो कर रहा है। ई यहाँ पर किसको शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को शो कर रहा है। जेड आयनों पर चार्ज को शो कर रहा है। डी नॉट दो आयनों के मध्य की दूरी, डिस्टेंस को शो कर रहा है, और यहाँ पर एन किसको शो कर रहा है? बोर्न घातांक को शो कर रहा है। तो कुछ नहीं है, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जो सैद्धांतिक विधि है, जो थ्योरेटिकल मेथड है, उसमें हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं? बोर्न समीकरण का, बोर्न इक्वेशन का, जो
की समीकरण आप लोगों के सामने u नॉट बराबर n e स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन डी नॉट 1 माइनस 1 बटे n, ठीक है ना। ये समीकरण, ये इक्वेशन आप लोगों को याद होने चाहिए। प्रत्येक स्टूडेंट को बोर्न समीकरण, बोर्न इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है ना। इस समीकरण की सहायता से या इस इक्वेशन की सहायता से हम किसी भी आयनिक यौगिक में जालक ऊर्जा को अर्थात लैटिस एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों के समझ में आ गई। अब सुनो भैया मेरी बात ध्यान से, कि ये तो हो जाती है आपकी सैद्धांतिक विधि, थ्योरेटिकल मेथड, जिसके द्वारा हम जालक ऊर्जा को, लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब हम डिस्कशन करेंगे प्रायोगिक विधि पर, प्रैक्टिकल मेथड पर। तो ये आप लोगों की प्रायोगिक विधि, प्रैक्टिकल मेथड है, ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम जो डिस्कशन करेंगे वो बोर्न-हेबर्ट चक्र का डिस्कशन करेंगे, बोर्न-हेबर्ट साइकिल का डिस्कशन करेंगे। और भैया इसका डिस्कशन करूंगा मैं अगले लेक्चर में। टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसको मैं बिल्कुल सेपरेट लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि बोर्न समीकरण, बोर्न-हेबर्ट चक्र क्या होता है, बोर्न-हेबर्ट साइकिल क्या होता है। इसका डिस्कशन मैं बिल्कुल सेपरेट लेक्चर में करूंगा। ये आप लोगों का लेक्चर नंबर कौन सा, 5वां। लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैं प्रायोगिक विधि, प्रैक्टिकल मेथड पर डिस्कशन करूंगा और उसमें हम पढ़ेंगे बोर्न-हेबर्ट चक्र, बोर्न-हेबर्ट साइकिल। पूरी तरीका से टॉपिक समझने लगा, पूरी तरीका से एग्जाम की दृष्टि से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के आप लोग पेपर देख लेना, क्योंकि आपको होता है लास्ट ईयर के मैंने पेपर भी डाल रखे हैं इस ऐप में। लास्ट ईयर के आप लोग पेपर देखोगे तो आपको पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना, कि बोर्न-हेबर्ट चक्र को, बोर्न-हेबर्ट साइकिल को एग्जाम में कितनी बार पूछ रखा है, ठीक है ना। तो बोर्न-हेबर्ट चक्र, बोर्न-हेबर्ट साइकिल पूरी तरीका से टॉपिक समझने लायक है, इसलिए इसको मैं बिल्कुल सेपरेट लेक्चर में लूंगा। और वो आपका लेक्चर नंबर कौन सा होगा, 6ठा होगा। ये कौन सा, 5वें नंबर का। अब 6ठे नंबर के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे प्रायोगिक विधि अर्थात प्रैक्टिकल मेथड, और उसमें डिस्कशन करेंगे बोर्न-हेबर्ट चक्र अर्थात बोर्न-हेबर्ट साइकिल, ठीक है। तो यहां तक प्रत्येक स्टूडेंट अपनी क्लास को अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना, यहां तक पूरे कंप्लीट नोट्स कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।